लो देखना बेटा, एक बार फिर रिपीट करें। लास्ट क्लास में एक हेडिंग लिखा था किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन में क्या होगा, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, ये लिखा हुआ है आपने, अगर T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर पर अगर आपको हीट चाहिए तो यही था ना, डेल्टा Cp फॉर रिएक्शन एंड T2 माइनस। इसी तरह से अगर डेल्टा E T2 माइनस डेल्टा E T1 इक्वल्स टू डेल Cv T2 माइनस, ये ध्यान रखना, डेल्टा H का मतलब होगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा E यानी इंटरनल एनर्जी का मतलब है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो चलो इसमें एक एग्जांपल लिखिए। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और A B2 and AB are 8, 6 and 10 joule per mole per Kelvin respectively. Find the del H at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको 27 पर हीट गिवन है और 127 पर हीट फाइंड करनी है। ये याद है, मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब सी, अगर कांस्टेंट प्रेशर बोले तो Cp और कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो Cv। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। करो बेटा, न्यूमेरिकल 2-3 लाइन का ही है बस, यूनिट्स का बहुत अच्छा गेम है, ट्राई करो फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। थोड़ा नोटिस करना, यहाँ पर यूनिट किलो जूल में है, जबकि यहाँ पर, तो दोनों को कॉमन या तो जूल बनाना या किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना। यूनिट्स का ध्यान रखना। करो बेटा, अब इतना टाइम नहीं है कि हम थ्योरी पूरी करें, ज़्यादा अच्छा हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैक्सिमम थ्योरी यूज करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें डेल्टा एच 127 चाहिए और 27 पे कितना गिवन है, -100। तो ध्यान रखना, अगर आपने इसको किलो जूल में प्लेस किया है तो फिर सब डेटा किलो जूल, तो ये भी किलो जूल ही होगा। डेल्टा सीपी निकालिए। डेल्टा सीपी अगर आप भूल गए हो तो डेल्टा सीपी का मतलब होता था सीपी फॉर प्रोडक्ट माइनस सीपी फॉर रिएक्टेंट। बोलिए प्रोडक्ट के नाम पर, और यूनिट का ध्यान रखो, सारी हीट पर मोल है नहीं है। एबी के पर मोल की हीट कितनी है, 10। रिएक्टेंट आ जाइए बेटा, रिएक्टेंट में ए के पर मोल की हीट कितनी, 8। बी की बात करें, बी टू के 1 मोल के लिए 6 है, लेकिन मुझे चाहिए हाफ मोल के लिए कितना, 10 माइनस 8 प्लस 3 11, यानी -1 आ रहा है। जरा इसकी यूनिट बोलो, इसकी यूनिट बताइए, -1 के आगे क्या लिखूं, जूल पर मोल पर, अरे ये B2 का 1 मोल के लिए, क्या आपने यहाँ पर B2 के 1 मोल के लिए रखा है क्या, पर मोल कहाँ रहा बेटा, बात समझिए। पर मोल तो किसी कंपाउंड के लिए होता है, ये तो डेल्टा सीबी किसके लिए निकल आया, यहाँ पर मोल नहीं आएगा, केवल जूल पर। अरे मोल तो हट चुका है ना। एक बात बताइए, आपने 10 क्यों रखा, आप 10 रखने का मतलब 10 × 1 ही तो रख रहे हो 1 मोल के लिए। आपने 8 क्यों रखा, इनडायरेक्टली 8 का मतलब 1 मोल के लिए रखा है, तो मोल से मल्टीप्लाई कर चुके, तो मोल से मोल तो कैंसिल हो गया ना, तो जूल पर केल्विन ही रखा जाएगा। मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी थोड़ा यूनिट का ध्यान रखो। मोल कट चुका है बेटा, मोल कैंसिल हो गया है। डेटा रखो, बताइए कितना आ रहा है। करो, मैं इसी में वैरायटी बढ़ाता चला जाऊंगा।
ये याद है ना, टेम्परेचर डिफरेंस में यूनिट का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने डिग्री सेल्सियस ही रखा है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो पूरी फिजिकल के लिए ध्यान रखो, टेम्परेचर केल्विन में रखना, कभी गलत नहीं होगा। ये 1000 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि आपने जूल है तो जूल को किलो जूल बनाया है, और केल्विन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कट चुका है। ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 0.1, सही है। तो डेल्टा एच 127, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन यहाँ आ जाएगा -100 प्लस -100, और ये माइनस का 0.1, -100.1 यूनिट आपने निकाल ली किलो जूल। बस आंसर याद रहो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आया? ये समझ आया 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बेटा जूल था, जब यहाँ किलो जूल है तो यहाँ पर भी किलो जूल ही करना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर आपको प्रॉब्लम है कि सर केल्विन रखना था तो इसको केल्विन बना लो 400, इसको केल्विन बना लो, बात वही आएगी, कैसे भी कर लो, कर लोगे। यूनिट का ध्यान रखना। इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। समझ में आया किरचॉफ इक्वेशन? कोई एक टेम्परेचर गिवन होगा, किसी दूसरे पे निकालना है। सपोज अगर मुझसे पूछा होता, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, अगर अब डेल्टा एच की जगह डेल्टा ई पूछा हुआ है, छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। कुछ समझ आया? थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जो यूनिट यहाँ है वही यहाँ चलेगी, वही यूनिट यहाँ रखनी पड़ेगी। बढ़ो आगे। एक इक्वेशन है जो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज करेंगे, शायद लास्ट क्लास में भी थोड़ी बहुत बताइए। H इक्वल्स टू ई प्लस पी। ध्यान से देखिए, मैं अगर दोनों तरफ डिफरेंस ले लूं, ठीक है, अब क्योंकि केमिकल रिएक्शन चाहिए, क्या मैं पीवी की जगह, अब चाहो तो डायरेक्ट रिलेशन रख लेना, पीवी की जगह अगर एनआरटी रखूं तो अब रिलेशन आ जाएगा डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ये रिएक्शन करवा रहे हो तो रिएक्शन का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो कोई रिएक्शन इस रूम के आगे अगर मैं नेम प्लेट पे लिख दूं फिजिक्स या केमिस्ट्री लैब, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वही तो सिस्टम का टेम्परेचर है। तो थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, तभी तो सारी रिएक्शन थर्मोस्टेट में करवाते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है रिएक्शन का, आर हमेशा कांस्टेंट है, एन क्या है भाई, आपने यहां से रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, अरे गैसीय स्टेट है। इसी एग्जांपल को उठा लो, रिएक्शन शुरू करने के पहले गैस के टोटल कितने मोल थे, रिएक्शन के बाद ये हो गया खत्म, रिएक्शन के कितने मोल बचे। क्या केमिकल रिएक्शन में हमेशा नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, नहीं होंगे? तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल है उसी को हटा दूं मैं, इसको यहां से हटा दें तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन, और स्पेसिफिक लिखें कौन सा, गैसियस, क्योंकि सब गैसियस ही है। तो ये रिलेशन आ गया बेटा। अब आपको जिस टेम्परेचर पे चाहिए डेल एच या डेल ई, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर समझना अभी, मुझे डेल्टा एच सपोज 127 पर पता है, मैंने निकाल लिया, तो अगर मुझे वो पता है तो इस इक्वेशन से अब मैं डेल्टा ई निकाल सकता हूँ, डेल्टा एन जी आर टी। अगर किसी को आर में डाउट है तो एक बार लिख देते हैं वापस, क्योंकि बेटा एनर्जी चल रही है, जूल है तो आर की वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन, और अगर कैलोरी है, लेकिन ध्यान रखना ये जूल, पूरा लिख देता हूँ, ये जूल या कैलोरी है, अगर किलो जूल है तो 1000 से डिवाइड कर देना। अब समझिए कि दो हमारे पास फॉर्मूले आ गए, अलग अलग टेम्परेचर पर हीट चाहिए तो, लेकिन एक ही टेम्परेचर पर डेल एच को डेल ई इसमें आपस में कन्वर्ट करना है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, सारे डेटा आपके पास हैं, सॉल्व करिए। डेल्टा एच पता है आपको, डेल्टा ई निकाल के बताइए क्या। हाँ कीजिए बेटा, इक्वेशन चाहो तो डायरेक्ट लिख लो या कैसे भी। अब सॉल्व करके आंसर बताओ। डेल्टा एन कैसे चेंज होगा बेटा, एन है मोल्स ऑफ गैसेस, डेल्टा एन जी का मतलब, तो मैं लिख दूं यहाँ पर, डेल्टा एन जी वही है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में था, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी चेंज इसलिए होगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मोल ही चेंज होते हैं, रिएक्टेंट के मोल अलग होंगे, प्रोडक्ट के मोल कम ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए। अब वैल्यू रख के ट्राई तो करो, डाउट होगा तो मैं क्लियर करता हूँ इसको। करो बेटा, इस इक्वेशन पर बहुत न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना। हुआ? करो सॉल्व करो। डेल्टा एच की वैल्यू 127 पर -100.1, क्योंकि आपने इसको किलो जूल में यूज किया है, तो डेल्टा ई का 127 डिग्री पर जो आंसर आएगा वो भी किलो जूल में आएगा। बाकी यूनिट्स आप रखिए, न्यूमेरिकल 2-3 लाइन के ही होते हैं इसमें, बस थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना। डेल्टा एन जी कितना था, डेल्टा एन जी बेटा रिएक्शन थी ए प्लस हाफ बी टू गिव्स ए बी, सारे गैसियस। तो अगर मैं डेल्टा एन जी लिखूं, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, -1/2 आ रहा है, आर की वैल्यू
क्योंकि जूल है तो 8.314, लेकिन जूल है, मुझे क्या चाहिए 1000। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में 127 है, इसको किया 400। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, वो तो बेटा आपको वैसे भी दिख रहा होगा कि ये देखो, जब आर की यूनिट में केल्विन है तो केल्विन से केल्विन तभी तो कैंसिल होगा। चलिए ये सॉल्व किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2, ये माइनस, तो ये हो गया -100.1 इक्वल्स टू डेली 10, कितना हो गया, माइनस है ना, 1.6628। तो अगर डेल्टा ई लिखा जाए तो -100.1 लमसम -1.66 के आसपास, और यूनिट किलो जूल। डाउट है भाई, आप केवल यूनिट्स में ही उलझोगे, बाकी किसी में कोई दम नहीं है, तो मैं उसी में एग्जांपल करवाऊंगा। क्लियर, समझ में आ गया बेटा, समझ में आया? फटाफट बताइए, डेल्टा एच और डेल ई किसकी वैल्यू बड़ी आई? 127 पर। डेल्टा एच कितना था, -100.1। डेल्टा ई कितना है, डेल्टा ई कितना है था, माइनस पॉइंट अप्रोक्स कुछ करके 19.xy। और ध्यान से देखो, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है, नेगेटिव तो लिखा है, किसकी वैल्यू बड़ी है, साइन के साथ देखेंगे। तो जब जब डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा तो मैथमेटिकल कौन बड़ा आता है, ये मैं थ्योरेटिकल भी लिखवा दूंगा, वो तो हमने प्रूव कर लिया। ये आया कुछ समझ में? तो लो नोट डाल के इसी को लिख लो पहले। अगर बेटा डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो न्यूमेरिकल करते वक्त डेल एच और डेल ई सेम आते हैं। अब आप डेल ई बोलो या डेल यू बोलो, एक ही बात है। डेल एच बोलने में प्रॉब्लम है तो डेल एच का मतलब है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल ई का मतलब है हीट एट कांस्टेंट, बाकी दोनों रिलेशन आप खुद लिख देना। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो, और डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो, नेगेटिव का तो अभी आपने खुद डिराइव किया है, किसकी वैल्यू बड़ी थी, डेल ई। यहाँ क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा, एक इसी का एग्जांपल मैथमेटिकल करते हैं जो। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, किसी को डाउट हो। दो अलग अलग टेम्परेचर पे हीट निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, किरचॉफ वाला। एक ही टेम्परेचर पर इनको आपस में कन्वर्ट करना है तो फिर ये इक्वेशन आ रहा है समझ में? अगर मैं डेल्टा एच, अगर आपने कर लिया हो, मैं अगर 27 की बात करता तो ये 27 पर गिवन है तो ये भी 27 पर, तब टेम्परेचर 27 डाल देते यार। लो एक एग्जांपल की, लिखो, मैं कोई थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा हूं, ज्यादा अच्छा है इसको न्यूमेरिकल में कवर करो। heat of combustion, heat of combustion released at 227 degree centigrade for 2 mole benzoic acid, for 2 mole benzoic acid is 500 kilocalorie, 500 kilocalorie. Find the heat of combustion released, find the heat of combustion released at 227 degree centigrade, at 227 degree centigrade and constant volume for 0.1 mole benzoic acid. कुल मिलाकर, ठीक है, एक काम करना है, इसमें थोड़ा और क्लियर करता हूँ। हीट ऑफ कंबशन न्यू लिख देना, इसको जोड़कर इसमें एक लाइन जोड़ देना, एट कांस्टेंट प्रेशर मिलेगा। यहाँ बेटा इसको ऐड कर देना, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर रिलीज्ड। अब आप पहचान लो क्या गिवन है, क्या निकालना है, करो। ये एक अकेला एग्जांपल हमें इतने पॉइंट सिखा के जाएगा। सबसे पहले मुझे डेल्टा एनजी निकाल के बताओ, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है। आप जानते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन क्या होता है, CO2 प्लस H2। बाकी सब छोड़ो, आप तो सिंपल कंबशन की रिएक्शन लिखो। बेंजोइक एसिड का कंबशन यानी O2 से रिएक्शन क्या बनता है भाई, बेसिक पार्ट ध्यान रखो। कार्बन के कंबशन से क्या बनता है, CO2।
हाइड्रोजन के कंबशन से क्या बनता है H2O, सल्फर के कंबशन से क्या बनता है SO2। अब कार्बन है, सब बिखर जाएंगे, कार्बन CO2 में चला जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2 में चला जाएगा। बैलेंस करो, मुझे इसका डेल्टा एनजी बताओ। करो, बोलो। शुरू करते हैं। शायद बाय डिफॉल्ट आप जब इसको बैलेंस करोगे तो इसके 1 मोल के रेस्पेक्ट में करते हो, बिना बैलेंस करे मत निकालना। बोलिए कितने, 6 + 1 7, 5 + 1 6, 7 2 14 और 3 कितना बेटा 17 हो गए। 17 में से दो तो ये लेके बैठा है 15, तो राइट। फिजिकल स्टेट बोलिए, क्योंकि डेल्टा एनजी में केवल गैसेस लिखेंगे तो कंपाउंड की तो हमेशा मिलेगी। O2 हमेशा हर टेम्परेचर पे गैसियस। रही बात H2O की, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा, टेम्परेचर 100 से ज्यादा है तो H2O वेपर, टेम्परेचर अगर 100 से कम है तो H2O की फिजिकल स्टेट। किसी के माइंड में चल रहा है कि सर अगर एग्जैक्ट 100 है तो नहीं मिल सकता, क्योंकि 100 पर इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर 100 से बहुत ज्यादा है इसलिए अभी नहीं आया सुन। अब डेल्टा एनजी निकाली, टेम्परेचर का बेटा खास रोल है इस क्वेश्चन। बोलिए डेल्टा एनजी करो भी, तो एक एग्जांपल बहुत है सारी चीजें सिखाने के लिए। डेल्टा एनजी बोलो क्या। 2.5 है, 5/2 आ रहा है। मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करूंगा तो ये कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है 5/2 आ रहा है। कितना लिखो, अब साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा डिस्कशन वाला पार्ट। वैसे तो दिख रहा होगा हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा H = डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। अब आप सबसे कम जिस पर ध्यान देते हो वो है यूनिट, वही डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अरे भाई डेल्टा एनजी समझ में आ गया। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या पूरी, ठीक। अब सुनते जाइए, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी बैलेंस है। हाँ चलिए, अब 2 से मल्टीप्लाई करके आप खुद बोल रहे हो रिएक्शन बैलेंस है, इस कंडीशन में डेल्टा एनजी बताना सेम आएगा, नहीं आ सकता। 14 + 6 20 -15, इसका मतलब क्लास में कुछ स्टूडेंट इस बैलेंस रिएक्शन से करें तो आंसर अलग आएगा और इससे करें, अरे डेल्टा एनजी बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा ना। तो अब आप सुनिए, क्या आप बाय डिफॉल्ट डेल्टा एनजी हमेशा पर मोल निकालोगे नहीं निकालोगे, इसलिए क्योंकि डेल्टा एनजी हमेशा पर मोल लिखते हो आप, तो फिर ध्यान रखना डेल्टा ई और डेल्टा एच ये वैल्यू भी पर मोल का मतलब मोल से मोल कैंसिल करोगे नहीं करोगे। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि गौर से देखो इस न्यूमेरिकल में कितने मोल की हीट गिवन है। आप 500 नहीं रख सकते, 500 रखने का मतलब आपने 2 मोल का कंबशन कराया है, लेकिन डेल्टा एनजी तो आप 1 मोल के हिसाब से रख रहे हो। अरे 2 मोल में तो चेंज हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान से सुनना बेटा, इसमें भी आगे आयनिक में थोड़ा आएगा, वो भी पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा, सरफेस में भी काम आएगा। इस टाइप की इक्वेशन में अगर ये आपने पर मोल लिखा है तो बाकी सारे डेटा पर मोल, तभी तो कैंसिल होंगी। समझाता हूँ इसको, यहाँ से शुरू करें। आपने बेंजोइक एसिड के कितने मोल का कंबशन कराया, कितनी हीट रिलीज हुई, तो 2 मोल के लिए इतनी हीट रिलीज हुई, तो पर मोल के लिए हीट कितनी 250। लेकिन ध्यान से देखना, क्या रिलीज होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है नहीं, तो जब रिलीज या एक्सो रिलीज बोल दिया तो फिर माइनस नहीं लगाएंगे लेकिन हम। और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं क्या डेल्टा इसकी जगह लिख दूं। समझ में आया 2 से डिवाइड क्यों किया, समझ में आया, नेगेटिव दिया नहीं है मैंने अपनी तरफ से क्यों लगाया। एब्जॉर्ब होता तो प्लस बना रहता, रिलीज है तो इस वजह से। तो क्योंकि आपने, अब ध्यान से देखो यूनिट किस में चल रही है, किलो कैलोरी नहीं, किलो कैलोरी। तो जो आपके डेल्टा ई का आंसर आएगा वो भी किलो कैलोरी पर मोल में ही निकलेगा। और ये सब इसलिए चल रहा था क्योंकि मेरे पास डेल्टा एनजी आपने रखा किसमें, लो मैं क्लियर करके रख दूं 4। सही है, जब एक वैल्यू पर मोल रख रहे हो तो सारे डेटा। बोलिए डेल्टा एनजी कितना, आर की वैल्यू 2, लेकिन 2 नहीं 2 है, किलो कैलोरी चाहिए ना बेटा। टेम्परेचर बोलो, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में है। ये इसको नोटिस करोगे, ये भी तो आपने किलो कैलोरी पर मोल ही रखा है।
सॉल्व करोगे आंसर किस में आएगा, पर मोल, फिर जितना अमाउंट के लिए पूछा है उसके लिए सॉल्व कर देना। नहीं आई बात समझ? लिखो फिर एक और एग्जाम्पल करा, एक एक स्टेप का थोड़ा सा ध्यान रखना। डेल्टा एन जी पर मोल ही निकालते हैं, ये 5 गलत नहीं है, लेकिन इसको डेल्टा एन जी हम नहीं बोलेंगे, डेल्टा एन जी पर मोल निकाला जाता है। कितना रहा, कैंसिल 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 2.5, तो डेल्टा ई कितना हो गया, -250 -2.5, सही कर रहा हूँ, -250 लेकिन अभी तो किलो कैलोरी पर मोल, कितने मोल के लिए पूछा है, तो जो आंसर आएगा 252 की जगह 225.25 किलो कैलोरी फॉर 0.1 मोल। ये आया नहीं आया? चलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताइए, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा इसको और लेंदी कर रहा हूँ, यहाँ तक कुछ समझ आया बेटा? ये जो डेल्टा ई आपने निकाला कौन से टेम्परेचर पे निकाला? मैं अगर क्लियर है यहाँ तक बढ़ूँ आगे, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, आपने पिछला न्यूमेरिकल किया हुआ है। मैं अगर डेल्टा ई सपोज 127 पर चाहूँ तो किसकी रिक्वायरमेंट है? अच्छा, एक टेम्परेचर पे पता है, दूसरे टेम्परेचर पे चाहिए, तो कहाँ डेल्टा चाहिए? बेवकूफी हो गया, डेल्टा ई T2 माइनस डेल्टा ई T1, भूल गए रिलेशन? यही तो था, मैंने यही तो पूछा है कि 227 पर आपके पास है और मैं अगर 127 पर चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए अब? सीवी चाहिए, ठीक। चलिए इसमें आगे बढ़, समझ आ रहा है? सीवी मतलब इसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं आपको सीवी नहीं देता, अगर मैं आपको सीपी दे दूं तो क्या करोगे फिर? तो फिर सीपी के लिए क्या करोगे, सीवी प्लस आर। आर का थोड़ा सा ध्यान रखना, सपोज मान लो मैंने सीपी दे दिया, सॉलिड का तो आपको मिलेगा नहीं, मैंने आपको सीपी दे दिया सपोज O2 का 3 कैलोरी, ये कैलोरी की जगह जूल, अब क्या करोगे? आपको सीपी चाहिए ना, बस बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल अगर और गहराई में चला जाए, आपको सीपी गिवन है O2 का कितना 3, आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर बेटा जूल है तो आर की वैल्यू किसमें, सॉरी ज्यादा होता है, और अगर ये कैलोरी होता तो, अरे भाई अगर ये कैलोरी है तो 2 रख देना, ये जूल है तो ये 8.314 रख देना। भाई रखना आपको सीवी है, 99% वही मिलेगा, ना मिले तो एक स्टेप बढ़ जाएगी बस। क्या हुआ? चलिए एक और एग्जांपल लिखिए। चलोगे? अब आप अटकोगे ग्राम में ना, एक और करवा देता हूँ, ये कुछ समझ में आया? देखिए इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मत लिखो, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of H2O liquid at 100 degree centigrade and constant pressure is 540 calorie per gram, 540 calorie per gram. Find the latent heat of vaporization of 90 gram water at 100 degree centigrade
एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए, जो कुछ गलतियां होनी होगी इसमें हो जाएगी। बट आवाज नहीं है थोड़ा तेज। पिछले क्वेश्चन में, हाँ, आप लैंग्वेज ध्यान से देखो, उसमें कंबशन लिखा है, तो कंबशन तो एक्सोथर्मिक है। अच्छा, वैसे सारे कंबशन एक्सोथर्मिक नहीं होते। जैसे अगर आप कंबशन कराओ सपोज F2 का F2O2 से, तो वो उल्टा है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में तो कुछ जगह ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन हीट उल्टा देनी पड़ जाती है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वजह से जनरली मिलता है वो। ठीक है, डेल्टा निकालो, देखा जाए तो वही 3 लाइन का एग्जाम्पल है बस। अगर बेटा वेपराइजेशन की बात की जाए तो वेपराइजेशन का मतलब यही तो इक्वेशन लिखोगे, H2O लिक्विड से H2O, बस इसके लिए डेल्टा एन निकाल के सॉल्व कर लो। ये तो कई बार डिस्कस कर रखा होगा आपने फिजिक्स में। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस बनानी। डेल्टा एन कितना होगा इस रिएक्शन का? डेल्टा एन कितना होगा? 1 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, लिक्विड को कंसीडर नहीं करते इसलिए 1। बस इक्वेशन लगा लो, हो गया सॉल्व। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस की रिटर्न। चलिए, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा एच बोलो या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा ई बोलो या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यूनिट का ध्यान रखना, फिर वही बात बोलूंगा। याद है बेटा, डेल्टा एन जी आपने पर मोल ऑफ H2O निकाला है, तो सारे डेटा भी पर मोल ऑफ H2O ही रखे जाएंगे, बस ये गलती मत करना, इसके अलावा सिंपल है काफी। बोलिए, हमें जो बेटा हीट गिवन है, ध्यान से देखो, कांस्टेंट प्रेशर पर गिवन है। कांस्टेंट प्रेशर की हीट यानी, कांस्टेंट प्रेशर की हीट यानी डेल्टा एच, ठीक है? क्या 540 लिख दूं सीधा? सही है, क्योंकि बेटा ये तो पर मोल है, जबकि ये कितने ग्राम के लिए? मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 ग्राम, तभी तो पर मोल बनेगा। मुझे पर मोल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ मोल है तो यहाँ ग्राम की जगह अब मैं क्या बना पाऊंगा? तो जो आपका आंसर आएगा वो अपने आप पर मोल में ही तो आएगा। कांस्टेंट प्रेशर की हीट यानी, कांस्टेंट प्रेशर की हीट यानी डेल्टा एच, ठीक है? क्या 540 लिख दूं सीधा? सही है, क्योंकि बेटा ये तो पर मोल है, जबकि ये कितने ग्राम के लिए? मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 ग्राम, तभी तो पर मोल बनेगा। मुझे पर मोल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ मोल है तो यहाँ ग्राम की जगह अब मैं क्या बना पाऊंगा? तो जो आपका आंसर आएगा वो अपने आप पर मोल में ही तो आएगा। क्या हुआ, कुछ समझ आ रहा है? भाई इस टॉपिक में आप पे दया नहीं कर सकते, जितनी भयंकर वैरायटी करोगे उतनी क्लियर रहोगे। ये आपके जेई मेन का क्वेश्चन है, वहाँ 3 मोल था, मैंने 5 कर दिया। बोलिए डेल्टा एन जी कितना? आर की वैल्यू बोलिए, डिवाइडेड बाय 1000, डायरेक्ट कैलोरी। टेम्परेचर बोलिए, 100 डिग्री केल्विन में 370 डिग्री। जो आंसर निकल कर आएगा पर मोल के लिए आएगा। आपको कितने ग्राम के लिए पूछा है? 90 ग्राम, मतलब कि सीधे सीधे बोल सकते हैं 5 मोल के लिए। सॉल्व करके मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल टफ नहीं है, थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना, 1-2 टर्न में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर इसको अरेंज करूं तो बेटा क्यू वी, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, मैं यूं लिख रहा हूँ, 18 इंटू 540 माइनस कितना हो गया? 2 3 6, 2 7 14, ठीक है? ये आंसर तो आएगा कैलोरी पर मोल, और हमारा आंसर आ जाएगा 18 इंटू 540 माइनस, मल्टीप्लाई किससे करूं? अब पर मोल हट जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? बढ़िया गया, बोलो। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पर ग्राम करते हैं, फिर यहाँ क्या करोगे? ठीक है, फिर यहाँ क्या करोगे? आर की यूनिट क्या होती है? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसको कहाँ करोगे? सब कुछ मोल में चल रहा है। लो बेटा, बढ़िया गया। केवल डिस्कशन का पॉइंट इतना है, फिर रिपीट कर देता हूं, डेल्टा एनजी में गलती मत करना। ये कितने मोल के लिए रखा जाएगा? ये 1 मोल के लिए रखा जाएगा। तो दोनों डेटा भी आप चाहे जूल रखो चाहे कैलोरी रखो, किसमें रखे जाएंगे?
फिर आर का ध्यान रखना, जूल है तो आर की वैल्यू 8.3 और कैलोरी है तो टेम्परेचर का ध्यान रखना, बस यही तो पॉइंट्स हैं। और लास्ट में जो आंसर होगा वो भी पर मोल ही आएगा, फिर जितने अमाउंट के लिए पूछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर लोगे? नोट डालो, थियोरेटिकल पॉइंट लिखो, उसको भी मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये आ गया आंसर? लिखिए, लिखाऊं? लिखिए बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर, आपके कैलोरीमीटर नहीं हुई ना अभी, लो उसको पढ़ी लो डायग्राम को पूरा। नोट डाल के लिखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, बॉम्ब कैलोरीमीटर बोर्ड पे लिखा हुआ है, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज used to determine heat of combustion at constant volume, heat of combustion at constant volume. So अच्छा आप बताइए, अगर कंबशन है तो हीट रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी? सो आगे लिखिए, हीट रिलीज्ड फ्रॉम बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट रिलीज्ड फ्रॉम बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इक्वल टू डेल्टा ई और डेल्टा यू, बोर्ड पे लिखा है, इज इक्वल टू डेल्टा ई और डेल्टा यू, डेल्टा ई बोर्ड पे लिखा है, इज इक्वल टू डेल्टा ई और डेल्टा यू, डेल्टा ई और डेल्टा यू, समझना इसको। मान लो बेटा यहाँ पे डब्ल्यू ग्राम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेट्रोल, डीजल, पेपर, वुड, जो समझना है, मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं ऑर्गेनिक हो, कोई भी सब्सटेंस मान लो। समझना इसको। मान लो बेटा मैंने एक वुडन बॉक्स लिया हुआ है, वुडन बॉक्स लेने का रीजन ये है कि आपको पता है वुड हीट के लिए क्या है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितनी भी हीट है सराउंडिंग में बिल्कुल बाहर ना जाए। अब सुनते जाइए, यहाँ आप अपनी चॉइस से कोई सा भी कंपाउंड ले लो जिसका कंबशन होता हो, चाहे वो पेपर हो, कागज हो, अमोनियम साइनाइड, कुछ भी। जितनी इसके कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए पहले से यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। आपने इग्नाइट किया, कंबशन हुआ। अब ध्यान से सुना, कंबशन होने से बेटा जो भी हीट रिलीज होगी, क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है, इंसुलेटेड है, हीट बाहर नहीं जाएगी, सारी की सारी हीट पहले कौन कंज्यूम करेगा? ये मेटल का वेसल। अब ये कॉपर हीट कंज्यूम करेगा और बाहर की तरफ जो आपने पानी भरा हुआ है वहां हीट रिलीज होगी नहीं होगी? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हीट रिलीज्ड बाय W ग्राम सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय, अरे जितनी वहां से हीट जाएगी, जब आप मान के चल रहे हो हीट सराउंडिंग में नहीं जा सकती तो वाटर लेगा, और वाटर हीट लेगा तो बेटा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? वो थर्मोमीटर से मैं यहाँ चेक कर लूंगा। तो जो हीट रिलीज होगी उससे जो टेम्परेचर बढ़ा वो कितना होगा? किसी लिक्विड का जो टेम्परेचर राइज होता है यही तो होता है एमएस डेल्टा टी। एम हो जाएगा उस वाटर का मास, एस हो जाएगा वाटर की स्पेसिफिक हीट, यही तो होता है एमएस, या शायद आप एमसी डेल्टा टी पढ़ते हो। अब आप साइन ध्यान से सुनना, मैं अगर इसको लिखूं, अपना पॉइंट तो बस इतना सा था, गौर से देखिए, ये जो हीट आ रही है मेरे पास, हीट दो ही टाइप की है, या तो डेल्टा एच या डेल्टा। इस गेम में मेरी ये हीट क्या बनेगी? क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम या क्लोज्ड वेसल में है? नहीं। तो जब ये क्लोज्ड वेसल या कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट है तो इसको क्या बोलेंगे? अपना टॉपिक तो इतना सा है, बस थोड़ा सा यूनिट देखें। अब काम क्या आएगा? कई बार, अभी आप ध्यान से देखो, मैं आपको न्यूमेरिकल में साफ लिखता था हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कांस्टेंट प्रेशर। कई बार क्या होता है, केवल लिख दिया जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज किसी भी कंपाउंड की कंबशन से कितनी हीट निकलती है वो पता करने में होता है। लेकिन क्या सारा गेम क्लोज वेसल में हो रहा है? नहीं हो रहा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से आपको बोला जाएगा 200 जूल हीट। वो 200 जूल हीट किसके बराबर होगी? लेकिन साइन, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज केवल कंबशन में ही होता है, तो कंबशन में हीट हमेशा रिलीज ही तो होगी। लेकिन कितनी हीट रिलीज होगी मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए मैंने पानी भर के उस हीट को कंज्यूम करवा लिया। ये स्टेटमेंट समझ में आया? अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं केवल यूनिट कन्वर्जन के लिए, वो समझना ध्यान से। हीट रिलीज्ड बाय W ग्राम, जो भी आपने सब्सटेंस लिया है, ये माइनस समझ में आया? समझ में आया? हीट है, आपकी मर्जी, चाहो तो जूल में लिख लो या कैलोरी में लिख लो। अब आप मुझे बताइए, अगर W ग्राम से इतनी हीट रिलीज हुई तो अगर मैं 1 ग्राम निकालना चाहूं, कुछ भी याद मत करना, बस बेटा अरेंजमेंट देख लो, यही होगा। अब ये यूनिट कन्वर्ट हो गई, अरे, और अगर मान लो मुझे इसको पर ग्राम की जगह पर मोल डालना है, क्या करूं? मैं अगर इसके 1 मोल से डिवाइड कर दूं, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मोल यानी MW ग्राम से, ये समझ में आया? बेटा 1 ग्राम को जलाने से इतनी हीट, तो अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या अब ये कन्वर्जन जूल या कैलोरी पर मोल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सारा गेम क्लोज्ड वेसल में चल रहा है, और क्लोज्ड वेसल से जो भी हीट होती है वो किसके इक्वल है?
तो बस आपको तो इतनी सी लाइन ध्यान रखनी है, ये सब भूल भी जाओगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आया? पर ग्राम पर मोल। जब जब न्यूमेरिकल में बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्ड यूज हो, समझ जाना वो हीट किसके बराबर है। साइन कभी नहीं मिलेगा, साइन हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल कंबशन में ही यूज होता है। समझ में आया नहीं आया? लिख लीजिए। वो आपने भी कैलोरीमीटर नहीं पढ़ा, इसलिए इतना करवा दिया। इसको तो अलग से याद रखना। देखिए बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर पर न्यूमेरिकल्स नहीं आया आज तक, क्योंकि कैलोरीमेट्री केमिस्ट्री का सिलेबस ही नहीं है, पहली बात। बस ध्यान रखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब डेल्टा ई। हो गया? लो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बेटा हेडिंग लिखो। थोड़ा सा स्पीड बना के चलो यार। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ बेटा स्टैंडर्ड से मतलब है टेम्परेचर कितना फॉलो होगा, 25, और प्रेशर। ठीक है? कोई बोले कि सर टेम्परेचर फिक्स क्यों किया, अभी तो पढ़ा था, याद है, डेल एच टी टू माइनस डेल एच टी वन। टेम्परेचर बदलेगा तो हीट बदल दी जाएगी, इसलिए पूरी कैलकुलेशन में अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिएक्शन की हीट। नंबर वन, फर्स्ट नंबर लिखिए, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। लो पहले इसमें डेफिनेशन लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग के बाद इसकी डेफिनेशन लिखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की। लिखाऊं?
it is the heat released or absorbed. It is the heat released or absorbed when 1 mole substance is formed. 1 mole substance is formed from elements or molecules in their standard stable state. From elements or molecules in their standard stable state. वो पढ़ने से नहीं समझ में आता, उस पर एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. From elements or molecules in their standard stable state. वो पढ़ने से नहीं समझ में आता, उस पर एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. सेकंड नंबर लिख देना बेटा, शॉर्ट में लिख देना, डेल्टा एच फॉर्मेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी हो सकती है और हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोबियस. इसका रीजन मैं समझाता हूँ. हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एंडोथर्मिक भी और नेगेटिव. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. पहले लिखने का मैटर खत्म करो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे. लिखिए, लिखाऊं? हीट ऑफ फॉर्मेशन, शॉर्ट में डेल्टा एच एफ लिखते जाया करो. हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट is taken 0. Is taken 0. अब समझना इसको. अब आप तभी लिखोगे जब पूरा मैटर यहाँ तक कवर हो के आपको चीजें समझ में आए. ध्यान से सुनना बेटा. मुझे बताओ, इस रूम कंडीशन की बात चल रही है सब कुछ. रूम कंडीशन पर ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये कौन से फॉर्मेट में मिलता है? सॉरी, मॉलिक्यूल या एटम, मतलब मॉलिक्यूल या एटम? मॉलिक्यूल. और अगर आपको कभी एटम बनाना हो तो शायद आप इस मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करते हो, नहीं करते? तो आप बताइए, स्टैंडर्ड सीधी सीधी बात करूं, रूम कंडीशन पर H किस फॉर्मेट में मिला? H2. जबकि अगर आपको ये बनाना है तो आप जानते हो इसके बॉन्ड को तोड़ोगे. अब सुनते जाइए. बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या? आप हीट सप्लाई नहीं करोगे. हीट सप्लाई करने का मतलब क्या? एटम का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक हुआ नहीं हुआ. तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसको बनाते वक्त एनर्जी देनी है. इसको किससे बनाओगे? अरे इसको तो समझ में आ रहा है. जिसका फॉर्मेशन किसी और से नहीं हो सके, जो नेचर में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन. यहाँ आ जाए. ऑक्सीजन बेटा, मुझे पता है एलिमेंटल और मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल स्टेबल है. जबकि आप जानते हो कि अगर आपको कभी एटम बनाना पड़ा तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हम तो ये भी लिख सकते हैं कि 0 नहीं होने के बाद कोई पूछे सर इसका साइन क्या होगा? अरे क्या इसका एटम बनाने के लिए हीट सप्लाई करोगे, नहीं करोगे? इसी तरह यहाँ जाइए. रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन की फिजिकल स्टेट, गैसियस और मॉलिक्यूल ये 0, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन. जबकि कोई मुझे बोले कि सर अगर आयोडीन गैसियस दे दिया जाए तो? आपने एक वर्ड सुना है सब्लिमेशन, तो आप जानते हो सॉलिड को सब्लिमाइज करके तो बनाया गया है. तो इसको हीट पकड़ाओगे तब जाके बनेगा. तो मैं लिख सकता हूँ 0 नहीं होने का मतलब क्या होता है. यहाँ जाइए. कार्बन की बात करें, डायमंड, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ग्रेफाइट इज स्लाइटली मोर लेस देन. इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी क्योंकि इसमें एनर्जी कम थी. तो अगर ग्रेफाइट की बात करें, इसको जिसकी एनर्जी कम, ये ज्यादा स्टेबल, तो इसको स्टेबल याद करो. अगर इसकी एनर्जी x है तो इसकी x+2 लिखवाई थी, था ना ये कुछ? तो बेटा दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल है देखा जाए उसको हमने स्टेबल माना है. अब यहाँ बताइए, H2O लिक्विड और H2O गैसियस, रूम टेम्परेचर पे किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0? क्योंकि आपके हिसाब से लिक्विड बना बनाया है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि वेपर को तो हीट देनी पड़ेगी. क्या ये नहीं लगता कि भले ही आज जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, कभी ना कभी तो ये चाहे बिलियन ट्रिलियन ईयर पहले ही बनाओ, जब जब H2O का मॉलिक्यूल बना होगा इसी रिएक्शन से तो बना होगा. क्या आप भूल गए किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीजन से रिएक्शन कंबशन होता ही नहीं होता? तो जब जब वाटर का मॉलिक्यूल बना होगा हीट रिलीज. तो जब हीट रिलीज हुई है तो फॉर्मेशन में हीट 0 कैसे बोल सकते हैं? अरे कोई नेचर में कितना ही अवेलेबल है उससे थोड़ी देख रहे हैं. हम ये देखना चाह रहे हैं, आप समझिए बेटा. हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो उसकी हीट 0 है, पॉसिबल ही नहीं है. इसका फॉर्मेशन इन दोनों से हुआ है. क्या ये कंबशन रिएक्शन है? नहीं. किसी भी कंपाउंड की O2 से रिएक्शन कंबशन ही तो होता है, और कंबशन इन जनरल एक्सोथर्मिक है. तो इसका तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है. और जब लिक्विड का नहीं, तो गैस को तो बनाने के लिए आप जानते हो इसको एनर्जी दोगे नहीं दोगे? तो ये भी 0, जैसे मैंने लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाए नहीं बना. अरे कुछ समझ में, अरे कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? आप ये समझिए, जिसको किसी और से नहीं बनाना पड़े वही. जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, सॉरी नोट, और ये बोलिए, अगर कैल्शियम गैसियस है, नॉन 0, इसको सब्लिमाइज किया जाता है, जबकि कैल्शियम की फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर, जिसको किसी और से नहीं बना सकते, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन. और जिसको कभी ना कभी तो बनाया गया है, यानी रिएक्शन है, तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0. अब कोई बोले सर इस डिस्कशन से कंक्लूजन क्या निकलेगा? जरा इसको देखना. रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन पहले एक साथ देख लो बेटा, फिर एक साथ लिख लेना. तो सुन लो, हम नहीं सुनाई दे रहा तो चुपचाप बैठ जाओ. फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ CO2. देखिएगा,
मुझे CO2 का फॉर्मेशन कराना है। पहला केस, मैं कार्बन को ले लूं, ग्रेफाइट और O2, इससे क्या बनेगा? आप भी जानते हो, ध्यान से सुनना, किसी भी सब्सटेंस की O2 से रिएक्शन कंबशन है तो कुछ ना कुछ तो हीट रिलीज होगी, जैसे मैंने मान लिया x किलो जूल। सेकेंड पार्ट, इस बार कार्बन ग्रेफाइट की जगह डायमंड ले लिया बेटा, इससे भी तो CO2 ही बनेगा। और आपको याद है हेडिंग पढ़ा था, एलोट्रोप बदलने से भी हीट, यानी ग्रेफाइट और डायमंड दोनों से हीट का अमाउंट अलग अलग आएगा। अब मुझे ये देखना है कि दोनों रिएक्शन में हीट कुछ ना कुछ मिलेगी, मिलेगी क्या, रिलीज होगी, क्योंकि कंबशन है। कौन सी हीट को मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोलूंगा? तो IUPAC की डेफिनेशन सुनिए, आपको जो मॉलिक्यूल बनाना है आप उनसे बनाओगे जो सबसे स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट में, यही तो बोला था। तो मेरे हिसाब से डायमंड यहाँ गलत लिखा हुआ है, स्टेबल स्टेट क्या है? O2 तो ठीक है। तो सिंपल सी पहचान ये है बेटा, जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन है, एक तो उसका कितना मोल बनना चाहिए, और जिससे बनना चाहिए वो सारे रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होने चाहिए। यानी उनकी पहचान ये है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अब शुरुआत से लेके चलते हैं। आपको डेफिनेशन लिखवाई थी हीट ऑफ फॉर्मेशन की, वो सुनिए। इट इज द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, कुछ भी हो सकता है, व्हेन वन मोल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट और मॉलिक्यूल इन देयर स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। यहाँ जितने भी रिएक्टेंट लोगे उन सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो कर दो, स्टेबल होंगे नहीं होंगे। कोई बोले सर इससे बेनिफिट क्या होगा, वो बेनिफिट अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं। हाल फिलहाल कोई मुझसे पूछे कि सर कौन सी हीट को हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, और इसी को तो बोलेंगे। अगर आपका रिएक्टेंट स्टेबल स्टेट में नहीं है तो उसको नहीं बोला जाएगा, उसका रीजन समझते हैं। डेल्टा एच रिएक्शन अगर मैं लिखूं बेटा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आप समझिए, अगर मैं इतना सब हम डिस्कस नहीं करते, केवल ये भी लिखता, तो आपके पिछले 7-8 साल के यहाँ से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपके पास फ्रीडम है, आप चाहो तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो टॉपिक, लेकिन वो डिटेल यही थी। अब सुनिए, इस रिएक्शन को यहाँ लगा रहा हूँ, मान लो डेल्टा एच रिएक्शन। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है जरा पेशेंस से सुनना। क्या ये मानते हो कि दोनों रिएक्शन डिफरेंट है? तो ये मानते हो कि दोनों रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो हीट का अमाउंट रिलीज होगा। कौन सी हीट को मैं CO2 के फॉर्मेशन, CO2 दोनों में बन रही है, कौन सी हीट को बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलूंगा? IUPAC बोलती है कि उसी को बोलो जिसमें सारे रिएक्टेंट मोस्ट स्टेबल है। अब वही क्यों बोलते हैं ऐसे, उसका रीजन समझा रहा हूँ। डेल्टा एच रिएक्शन का रिलेशन होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। किसी को डाउट है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, ये भी तो लिख सकते थे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, उल्टा भी लिख सकते थे। इसका बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकल रीजन है, अभी डिराइव कर लेंगे थोड़ी देर में। काम की बात करें, मैं इस रिएक्शन के लिए बोल रहा हूँ, आप क्या लिखोगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट यानी CO2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी किस किसका? कार्बन ग्रेफाइट प्लस। अब आप बताइए, अगर आपने सब स्टेबल लिया है तो इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? तो अगर ये सब जीरो है तो जो रिएक्शन की हीट आएगी वो सीधा सीधा किसके बराबर? तो अगर मैं सारे रिएक्टेंट स्टेबल लूंगा तो जो रिएक्शन की हीट होगी उसी को तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलूं। तो सेकंड केस में आप ध्यान से देखो, क्योंकि इसकी हीट जीरो नहीं है तो इनके बराबर भी नहीं आएगी। कुछ आ रहा है समझ में? मैं इसका रीजन सीधे न्यूमेरिकली ही समझाऊंगा। अब आपको समझ में आया कि हम हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों पढ़ते हैं। आप कभी भी कोई कंपाउंड बनाओ, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे एसिडिक एसिड बना के दीजिए, फिजिकल स्टेट इसकी लिक्विड, तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक इतनी पढ़ चुके आप भी जानते हो सर, फिजिकल स्टेट सॉरी मतलब एसिडिक एसिड इस तरह तो नहीं बनता। कार्बन कितने हैं और कौन सी स्टेट में लेंगे? हाइड्रोजन कितने हैं, 3+1 4, क्या लेंगे बेटा? और ऑक्सीजन। मेरे ख्याल से सर ने आपको इस तरह कभी एसिडिक एसिड बनना नहीं बताया होगा, लेकिन कॉपी पे अगर आप इस तरह बना लो तो आप ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच रिएक्शन, ये जितने भी स्टेबल हैं इन सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? तो हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आप हमेशा समझदारी से जीरो कर देते हो, तो जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगी वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। अब पर्पस समझो, मैं आपसे पूछूंगा मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड निकाल के दीजिए, आप ये मत निकालो, आप क्या निकालो, आप इस तरह से रिएक्शन लिख लो। उसे फायदा ये होगा कि जो इस रिएक्शन की हीट है वो सीधे सीधे कुछ आ रहा है समझ में? मैंने अभी ये डिस्कस नहीं किया है कि क्यों लिखा है, समझाता हूँ। अब पूरे इसमें डिस्कशन का पार्ट केवल इतना है, आपको जब भी कहा जाएगा किसी का फॉर्मेशन लिखिए, हमेशा रिएक्टेंट मोस्ट स्टेबल स्टेट में होंगे नहीं होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा मोस्ट स्टेबल स्टेट, हमने कहाँ देखी? तो हम उस चीज को ट्रिक वाइज जैसे बना देते हैं, जिस जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो है वो स्टेबल है, उसी को लिखना है बस। और लेके 4 चीजें याद रखनी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक इनका, अगर आपको याद हो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, सबको पता है, फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, और दुनिया के जितने भी मेटल हैं वो सब। इसके अलावा कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखो, नोट करो फिर न्यूमेरिकल पोस्ट करो। वैसे इतनी डिटेलिंग के बाद अगर आप यहाँ से भी शुरू करोगे बाद में, न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे, लेकिन वो 2-3 एग्जांपल ऐसे फंस गए इसकी वजह से थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। करो फिर मैं न्यूमेरिकल से डिस्कस करता हूँ।
अच्छा, कोई बता सकता है हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सो या एंडो दोनों कैसे हुआ? भाई कभी एक्सो कभी एंडो, ऐसा क्यों लिखा? अरे सिंपल, N2 प्लस O2 से क्या बना? चलिए, हमेशा इसका एक मोल बनाना है तो आपने स्टेबल स्टेट में ले लिया। अब आप बताइए, नाइट्रोजन के अंदर की कहानी ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के अंदर की कहानी ये, और यहाँ पर ये होता है नाइट्रिक, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलता है इसका, जो भी आप लिखते हैं इसका। अब सुनिए, क्या शुरुआत में रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट नहीं दोगे? ये Q1 दे दिया, ये Q2 दे दिया, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो हीट। तो हर रिएक्शन में शुरुआत में कुछ हीट दी जाएगी, और रिएक्शन होने के बाद नए बॉन्ड बनने के बाद हीट। अब हो सकता है कभी Q3 का अमाउंट ज्यादा हो तो एक्सो, हो सकता है कभी इसका अमाउंट ज्यादा हो तो कोई भी केस हो सकता है, इसलिए साइन कोई भी आ सकता है। इसलिए बेटा एक्सो या एंडो लिखवा है। लो चलिए, इस डिस्कशन में एक एग्जांपल करते हैं, ये लिख लेना। वैसे तो आप केवल ये फॉर्मूला ध्यान रख लो तो ठीक, और फॉर्मूला भी याद नहीं रखना तो जरूरत नहीं है, मैं सीधे उससे करा देता हूँ। ये बेटा, इन चार कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, सीधा फॉर्मूला लगाओ। चलो इसको लिख लो, इसको फिर कर लेंगे नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नोट कर लेना बस। आप फॉर्मूले से करना, सेकंड मेथड से फिर मैं कल डिस्कस करूंगा। करो बेटा, डिस्कशन लंबा है लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या ध्यान रखना है वो इस एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा।
कीजिए, देखिए आप फॉर्मूला लगाइए, सिंपल है, हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्शन बैलेंस हमेशा मिलेगी, आपको केवल डेटा ध्यान से रखना है। करो, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो ना कि हीट ऑफ रिएक्शन अगर सबके फॉर्मेशन के दिए हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब डेटा अरेंज तो करो, एबीसीडी गिवन है तो कैलकुलेशन भी कम है, फिर नेक्स्ट में दूसरा पार्ट करेंगे इसका। करो, बस इसका रीजन बता जाऊं कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा है। हम्म हुआ, बोलिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की बात करें तो N2O, N2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? सी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना है बेटा? बी, 1 मोल के लिए इतना है, ध्यान से देखो तो यहाँ कितना होगा 3B, माइनस रिएक्टेंट N2O4 के पर मोल के लिए कितना है? D, साथ में क्या आ जाएगा? CO के कितना है? A, तो टोटल कितना? ठीक है, यूनिट आपने किलो जूल ली थी तो किलो जूल, अब पर मोल हट जाएगा क्योंकि मोल से मल्टीप्लाई, यही तो आ रहा होगा आंसर। अब मैं आपको रीजन बता देता हूँ किसी को लास्ट के 2 मिनट और, कि सर आपने इसको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों लिखा? सर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट भी तो लिख सकते हो। तो आप सेकंड मेथड से चलना, ये मेथड आपको आधी जगह काम करेगा, आधी जगह उलझाएगा। आप समझिए बेटा, ये मेथड आप तभी तो लगा पाओगे जब सारे डेटा फॉर्मेशन के, इसमें सेकंड मेथड टाइम लेगा लेकिन गलतियां नहीं करवाता। सुनिए, जैसा जैसा दिया हुआ है सीओ का फॉर्मेशन, आप बताइए जिसका फॉर्मेशन है उसका 1 मोल, आप बस इस एग्जांपल को समझ लो, बाकी थ्योरी भूल जाना। जिसका फॉर्मेशन है मोस्ट स्टेबल स्टेट C+O2, और मैं मन में मान के चल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, कार्बन भी कौन सा? ग्रेफाइट। हीट कितनी है? सेकंड। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 किससे बनेगा? बस ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, बी। थर्ड बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, N2O मोस्ट स्टेबल स्टेट में N2 प्लस हाफ O2, हीट कितनी? सी। एंड फोर्थ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिसका फॉर्मेशन है, यही तो कराते हैं, और मोस्ट स्टेबल स्टेट। ये समझ में आया नहीं आया? कोई बोले सर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे हुआ? सर ये तो पूरी रिएक्शन की हीट है, लेकिन ध्यान से देखो उसमें से सारे रिएक्टेंट तो आपने स्टेबल लिए हैं, तो जब इनकी हीट 0 है तो जो रिएक्शन की हीट है वही। अब इन सबको इस तरह क्लब करो कि फाइनल ऑब्जेक्टिव रिएक्शन क्या चाहिए। ये समझ में आया नहीं आया? अब करो मैनिपुलेशन, फाइनली मुझे क्या चाहिए, इनकी पोजीशन करें शुरू। करने का तरीका, इतना टाइम नहीं होता वहां पर कि हम एक एक रिएक्शन रिवर्स करके लिखें। अब इनकी पोजीशन सेट करो बेटा, N2O4 कहाँ चाहिए, तो मैं फोर्थ रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, इसके बाद इसकी पोजीशन के बाद CO, यहाँ पर इसको भी रिवर्स करें लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेंगे? अरे अरे इनकी पोजीशन सेट करते जाओ। N2O का 1 मोल चाहिए, 1 ही है, और एज सच बिना किसी चेंज के। CO2 के 3 मोल चाहिए, यहाँ कितना है? 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं लेकिन बिना किसी चेंज के। अब आप अगर ध्यान से देखो तो वही रिलेशन आ रहा है, लेकिन उसमें ध्यान से देखो तो आपने किया क्या है, मैं तो आपको फॉर्मुला समझा रहा हूँ। अरे C+3B माइनस D+3 है, गौर से देखना। C और B अगर देखा जाए तो क्या ये प्रोडक्ट के डेटा है नहीं है, और ये रिएक्टेंट के डेटा है नहीं है? चेक करना, ये सारी एनर्जी किसकी? प्रोडक्ट की और ये रिएक्टेंट की। इसीलिए नट शेल में ऐसा लिख दिया जाता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कई बच्चे यूं समझते हैं कि सर डिफरेंस का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसा नहीं है। हमको पूरा मेथड ऐसे ही करना होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट ऐसा ही निकल कर आता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस। लेकिन ज्यादा बढ़िया बेटा ये है, इस मेथड से ना कर आप इस मेथड से करना। उसका रीजन ये है कि कुछ जगह पर आप समझिए, मैंने आपको 1 2 3 4 चारों डेटा किसके दिए? अब कल की क्लास में मैं 3 डेटा तो फॉर्मेशन के दूंगा और 1 डेटा कंबशन का दे दूंगा, हाइड्रेशन का दे दूंगा, हाइड्रोजनेशन का। तो अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो क्या मजबूरी नहीं है कि सारे डेटा फॉर्मेशन के होने चाहिए? तो ये फॉर्मूला तो वैसे भी 10% जगह काम करता है। ये सबसे बढ़िया मेथड है, जो जो दिया जाए लिखते जाओ, फाइनल रिएक्शन की हीट निकाल लो। किसी को ये लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम करो, वापस इसी के आगे रिएक्शन को सेट करते जाओ, फिर उनको जोड़ लेना। इतना तो कर सकते हो। चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। शीट आज मैं लाया नहीं वाली, मैं कल की क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। अपने इलेक्ट्रोड सॉलिड की शीट जो है ना, आप करके रख लो, सैटरडे को डिस्कस करेंगे उसको।